से रिलेटेड है। हमास का सर्वाइवल ही इसी पर है कि वो जो है हॉस्टेजेस को दबा के रखे ताकि वो उनसे नेगोशिएट कर सके और एक लॉन्ग स्टैंडिंग पीस प्रोसेस जो है वो एस्टेब्लिश हो पाए। बिल्कुल, एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दूं, जहां हमास ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी है। ताबूत में कैद होकर जाएंगे सभी बंधक। खुलेआम ये चेतावनी जो है वो दी गई है। साथ ही साथ कहा है कि गाजा का क्षेत्र इजराइल को छोड़ना होगा, तभी बंधकों की रिहाई जो है वो संभव हो पाएगी। और जिक्र इस बात का भी कर दिया है हमास की तरफ से कि नेतन्याहू को सबक सिखाकर ही रहेंगे। तो एक साल बाद स्थिति जो है फिर से उसी तरीके से नजर आ रही है। तो वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां हमास की हरकतों से अब गुस्से में अमेरिका भी नजर आ रहा है और बाइडेन ने हमास को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि हमास को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बंधकों में आपको बता दें कि एक अमेरिकी नागरिक की भी मौत हुई है। साथ ही साथ अभी भी हमास के कब्जे में 101 बंधक जो हैं वो हैं। सीधा अपने दोनों मेहमानों का मैं रुख करूंगा। निपुण सर, ये जो बंधक बनाए गए किस लिए बनाए गए, ये अब साफ तौर पर समझ आता है, क्योंकि अब जो बार्गेन की स्थिति में है वो हमास भी यहां पर नजर आ रहा है। वो साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू से ये कह रहा है कि आपने गाजा के जिन एरिया में इन्फिल्ट्रेट किया है, जहां पर आपकी सेना इस वक्त कैंप की हुई है, अगर आपको बंधक चाहिए तो आपको पीछे हटना पड़ेगा। देखिए, ये तो बात पहले से ही क्लियर थी कि इजराइल के जिन लोगों को बंधक बनाया गया उनके दो रीजन बनाने के मैं पहले से बोलता आया हूँ। एक तो उनको ह्यूमन शील्ड के रूप में यूज करना ठीक कि है। कल को अगर इजराइल की सेना की ओर से कोई बड़ा एक्शन होता है या कोई बड़ा आपका बड़े स्केल के बम वगैरह गिराए जाते हैं, तो इजराइल उसको डालते हुए सोचेगा 10 बार कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो होस्टेज बनाए हुए हैं उनके ऊपर वो बम ना गिर जाए, कोई स्ट्राइक हम लोग करें तो वो ना हो जाए। तो एक तरह से मैं मानता हूँ सिक्योरिटी शील्ड की तरह। और जो दूसरी बात अब आपने जो बोली, बिल्कुल सही बात है कि एक बार्गेनिंग का जो एक कहते हैं बार्गेनिंग का जो अपर हैंड रखने के लिए ये हमास ने इस काम के लिए पहले से एक सोची समझी प्लानिंग के थ्रू किया था। तो ये हमास उसमें कामयाब होता दिख रहा है। अब बात ये है कि देखिए, इजराइल का अगर आप 1948 से लेके आज तक का आप इजराइल का इतिहास देखें, तो इजराइल ने हमेशा अपने आप को एक हार्ड पावर की तरह क्या किया, शो किया है। हमारे यहाँ पे कोई इंसिडेंट होती थी तो हम सॉफ्ट पावर की तरफ अपने आप को इंसिडेंट करते थे या अपना बिहेवियर करते थे, लेकिन इजराइल का हमेशा एक हार्ड पावर की तरह। बात यह है कि आज इजराइल अगर हॉस्टेज की वजह से घुटने टेकता है, तो ये मुझे लगता है कि हमस हो, हिजबुल्लाह हो, होतीज हो, जितने भी प्रॉक्सीज ईरान के हैं, इनके हाथ में वो चाबी लग जाएगी कि अगर हम क्या करेंगे, इस तरह से इजराइल के लोगों को बंधक बना लेंगे तो हम जो चाहे कंडीशन इजराइल से बनवा सकते हैं। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि इजराइल के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस परिस्थिति में किस प्रकार से हैंडल ठीक करते है, हैं। मैं जरा जेके परिहार सर का भी रुख कर लेता हूं। सर, आखिरी सवाल होगा कि जब मैं इजराइल में खुद मौजूद था तो उस दौरान वहां के आम लोगों का सेंटिमेंट साफ तौर पर यह था कि युद्ध जो है वो होना चाहिए और इस बार हमास के इस समस्या का समाधान ऑल आउट होना चाहिए, पूर्ण रूप से होना चाहिए। लेकिन अब जैसे जैसे ये युद्ध घिंचता हुआ नजर आया, साल हो चुके हैं, तो ऐसे में अब लोग सड़कों पर उतरकर कह रहे हैं कि युद्ध रोकिए और हमारे लोगों को सुरक्षित वापस लाइए। देखिए, अनरेस्ट तो होना ही है क्योंकि कितना भी लंबा कोई युद्ध चलता है तो कोई कंट्री कितनी सस्टेनेबल हो उसके रिसोर्सेज पे उस पर बुरा असर गिरता है। छोटी कंट्री होती है और जैसा हमारे एस्टीम पैनलिस्ट ने भी कहा है कि अगर इसराइल हार्डलाइनर है तो हार्डलाइनर होना उनका ये जो है एक तरह का सर्वाइवल का ही होता है कि यहूदी सारे दुनिया में परेशान होके बाद में इकट्ठे हुए, तो उनका जेनेटिकली भी ये जो इसराइल जब ग्रो हुआ है तो इसी हार्ड लाइन से ही इसमें हुआ है। अब उसमें जो वहां के सेंटीमेंट्स इतने ज्यादा है कि हमारे 6 जो उसमें बिना बात के मारे गए हैं, तो आक्रोश जो है वो जबरदस्त जा रहा है। पॉलिटिकली वहां के प्राइम मिनिस्टर जो नेतान्याहू है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कुल मिला के सिचुएशन इसराइल में उनके अगेंस्ट में जाती दिखाई दे रही है। ये एक इंटरनेशनल सिचुएशन है। हमास को किसी भी हालत में इसराइल खत्म नहीं कर सकता है और इसराइल को हमास किसी भी हालत में खत्म नहीं कर सकता, ईरान खत्म नहीं कर सकता है। इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन यही होगा कि जो एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन को दुनिया एक्सेप्ट करे, इसराइल एक्सेप्ट करे और इसराइल को हमास और बाकी सारे एज ए कंट्री एक्सेप्ट करें। ये एक बहुत लंबा है, कोई इसमें इतनी जल्दी होना नहीं है। तो फेज मैनर पीस, इसमें सीज फायर ही जो है वही एक इसमें एक ऐसा सॉल्यूशन है जो दोनों को रिस्पेक्टफुली एग्जिट होने की मौका दे सकता है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल जेकेएस परिहार जी आपका, और निपुल आनंद बयान आपका कि तमाम जो जानकारियां हैं, जो इनपुट्स हैं, वो आपने इस चर्चा में रखा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार स्थिति नजर आ रही है, ऐसे में इजराइल के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो 101 बंधक हमास के पास हैं, उन्हें किस तरीके से सुरक्षित जो है वो वापस लाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ हमास इस बात को भली भांति समझता है कि इन 101 बंधकों के बिना पर ही हम इजरायली डिफेंस फोर्स को गाजा से पीछे जाने को कह सकते हैं। तो दोनों तरफ टकराव की स्थिति है, संग्राम की स्थिति है। नजर लगातार हमारी बनी हुई है। छोटे से ब्रेक का इंडिया न्यूज पर वक्त हो गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।